एवरीवन, सो वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन के 7th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में, है ना। तो आज हम लोग मासिक धर्म जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, क्या कहा जाता है? मासिक धर्म। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के नाम से भी कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज में इसे जाना जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कितने दिनों का चलता है? याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका जो ड्यूरेशन है कितने दिन का रहता है? ड्यूरेशन जो है वो रहता है 28 दिनों का रहता है, ठीक है, आइडियली। लेकिन ये रेंज करता है, मतलब किसी किसी में ये इसका रेंज जो है 22 टू 32, है ना, 22 से 32 दिन तक चल सकता है, बट आइडियली ये 28 दिन का ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि देखो, फर्स्ट से लेकर 5th तक का जो दिन होता है वो कौन सा डे होता है? मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, मतलब पहले से 5वें दिन तक ब्लड बाहर आता है, ठीक है, ब्लीडिंग होता है बेसिकली, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर आता है। फिर उसके बाद 6वें से लेकर 13 दिन तक जो है ना, 6 टू 13th डे तक का जो फेज होता है उसको प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर 14th डे में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओव्यूलेशन मतलब इसी टाइम पर, इसी दिन में ओव्यूल जो है, सॉरी ओवम जो है, ओवम जो है कहाँ आता है? बाहर आता है। कहाँ से? ओवरी से बाहर आता है। ओवरी से बाहर आता है भाई इसी टाइम पे ओवम। कब? 14th डे में। उसके बाद फिर 15th से लेकर ये जो पूरा 28th डे तक का टाइम होता है इसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्यों? इसलिए क्योंकि भाई ओव्यूलेशन के बाद का फेज होता है, इसलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, है ना। चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पर कौन कौन से हार्मोन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो हार्मोन्स कहां कहां से रिलीज होते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर आ जाता है कौन? हम लोग इस कलर को चेंज कर लेते हैं, पर्पल कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है, मेल में भी हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हो रहा था, है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है भाई? तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच। जीन, कौन सा हार्मोन? जीएनआरएच। देखो ग्रीन कलर में सभी हार्मोन्स को लिखते जाऊंगा ना मैं, है ना। तो जीएनआरएच, और जीएनआरएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि भाई एलएच तथा एफएसएच रिलीज कर करके। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? एलएच, एलएच एंड एफएसएच रिलीज होगा, ठीक है। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो एलएच एफएसएच है वो कहां जाएगा? ओवरी में जाके एक्ट करेगा, ठीक है, ओवरी में जाएगा और ओवरी में जाके अपना काम करेगा। तो ओवरी में ये जो एलएच और एफएसएच है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करवाते हैं? ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन्स? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये कहां से निकल रहे हैं? ओवरी से निकल रहे हैं। याद रखेंगे, ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है ईस्ट्रोजन और कार्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, याद रखेंगे, ठीक है। और ईस्ट्रोजन जो है कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है, ठीक है, बट मेनली प्रोजेस्टेरॉन जो है कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है। आगे इसकी बात हम लोग करेंगे। अब ये दोनों जो हार्मोन है ये एक्ट करते हैं कहां पर? ये दोनों हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक्ट करते हैं यूट्रस में, एक्ट करते हैं, ठीक है, अपना काम यूट्रस में करते हैं। अब भाई यहां पर ये जो हमारा ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है ये नेगेटिव फीडबैक भी देता है किसको? हाइपोथैलेमस को तथा एंटीरियर पिट्यूटरी को। नेगेटिव फीडबैक क्यों देगा? नेगेटिव फीडबैक अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है तब, ठीक है। तो ये बेसिकली ईस्ट्रोजन जो है इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये दोनों
इसको भी नेगेटिव फीडबैक देंगे और इसको भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है। ये रहा और हाइपोथैलेमस, ठीक। दोनों को जाके कैसा फीडबैक दे रहा है भाई? नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक देते हैं कौन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। किसको? एंटेरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। क्यों दे रहा है भाई नेगेटिव फीडबैक? जब इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो उनको बोलता है कि भाई अब और रिलीज करने की जरूरत नहीं है हार्मोन, है ना। वही ईस्ट्रोजन जो है हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। ईस्ट्रोजन जो है हाइपोथैलेमस को कैसा फीडबैक देता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भाई रिलीज करो हार्मोन, है ना। कैसा फीडबैक दे रहा है? पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए? जीएनआरएच रिलीज करना। अब यहां पर ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाएगा ना, जीएनआरएच रिलीज हुआ ज्यादा, उसके बाद फिर यहां पर एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहां पर एलएच का जो कॉन्सेंट्रेशन है जब बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज, ठीक है। एलएच सर्ज मतलब एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है कब? ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। अब एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया जिसे एलएच सर्ज बोल रहे हैं, तो इस दौरान अब क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा और आगे फिर अगर स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर ये जो ईस्ट्रोजन है ये कहां पर काम करता है? मतलब क्या काम करेगा ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन काम करता है बेसिकली किसके डेवलपमेंट में? ईस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट में काम करता है। एंडोमेट्रियम क्या है भाई? एंडोमेट्रियम हमारे यूट्रस की इनर लेयर है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो ईस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट करवा रहा है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है? ये सिक्रीटरी नेचर का होता है एंडोमेट्रियम में, है ना। मतलब सेक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है एंडोमेट्रियम के सिक्रीटरी नेचर को बनाए रखता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको सिक्रीटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। सिक्रीटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये हार्मोन्स पूरे ऐसे ऐसे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं अपन, है ना। ये रहा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन को क्या करते हैं? थोड़ा ध्यान से समझते हैं एक टेबल के थ्रू और कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन की, है ना, तो ईस्ट्रोजन सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया मतलब एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट को करवाता है, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना। हाइपरप्लेसिया मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया करवाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है? इसको हम लोग एंटी एबॉर्शन और प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी एबॉर्शन तथा प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इंक्रीज सिक्रीटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स। यहां पर ये एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करवाता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और सिक्रीटरी नेचर को बढ़ाता है किसके? एंडोमेट्रियम के सिक्रीटरी नेचर को बढ़ाता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। अब ईस्ट्रोजन इंक्रीज वेस्कुलैरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, यूटेराइन आर्टेरियोल बिकम टॉर्टोस, ठीक है। बेसिकली एंडोमेट्रियम में वेस्कुलर मसल्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब वहां पर ब्लड वेसल्स बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। जो हमारा एंडोमेट्रियम ईस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियम में वेस्कुलर फॉर्मेशन को क्या कर रहा है भाई? इंक्रीज करा रहा है, ब्लड वेसल्स यहां पर बनवा रहा है, ठीक है। वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इंक्रीज एडहेसिव नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के एडहेसिव नेचर को कौन इंक्रीज करवा रहा है? हमारा प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी। मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है कि मायोमेट्रियम के लेयर को भी डेवलप करवाता है कौन? ईस्ट्रोजन। देखो हमारा जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर होती है। एक होता है एंडोमेट्रियम, दूसरा होता है बीच का लेयर मायोमेट्रियम और तीसरा होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो बीच का जो लेयर है मायोमेट्रियम उसको भी
बनाने में हेल्प कर रहा है, उसके भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन? ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है मायोमेट्रियम में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली इंक्रीज थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस की थिकनेस को बढ़ाने में ईस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है, और मेंटेन थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल, तो ये जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रस की थिकनेस को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो ये डिफरेंस जो है आपको याद रखना है कि अल्टीमेटली जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो यूट्रस के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, उसमें ग्रोथ हर चीज में इंक्रीज कर रहा है, थिकनेस बढ़ा रहा है ना, मायोमेट्रियम हाइपर ट्रॉफी करवा रहा है, फिर एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया करा रहा है ना, और वेसल्स बनवा रहा है, ब्लड वेसल्स बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो है सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये भी एडेसिव नेचर को भी बढ़ा रहा है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहा है, ठीक है, मेंटेन कर रहा है किस चीज को? थिकनेस को, यूट्रस की वॉल को, है ना। चलो तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, दोनों को, है ना, जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, दोनों क्या क्या काम करते हैं। दोनों वैसे यूट्रस में ही काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब ये जो होता है ना बेसिकली प्राइमेट ग्रुप ऑफ एनिमल में होता है, ये जो अभी प्रोसेस हम लोग देखे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये बेसिकली किसमें होता है? प्राइमेट ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, मतलब ह्यूमंस की बात की जा रही है जिसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें होता है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, है ना, ह्यूमंस बेसिकली। इस साइकिल में फीमेल बॉडी जो है हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। हर महीने ना अपने आप को, जो फीमेल में यूट्रस होता है, तो यूट्रस की जो वॉल है हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है कि इस महीने बच्चा बन सकता है, तो उसको मैं 9 महीने तक उसकी देखभाल करूंगा करके, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यही जो लेयर होता है, कौन सी लेयर? जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, यूट्रस की जो वॉल होती है, वो टूट के बाहर आती है, ठीक है, किस फॉर्म पे? ब्लड के फॉर्म पे। और फिर नेक्स्ट मंथ फिर वो लेयर जो है, फिर वो यूट्रस की वॉल है अपने आप को तैयार करती है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। हर मंथ ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 मेन फेज होते हैं, याद रखेंगे, है ना। सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, हमने बेसिक्स पढ़ाई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 मेन फेज होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मेंस्ट्रुअल cycle has 3 main phase, has 3 main phase। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 मेन फेज होते हैं। कौन कौन से 3 मेन फेज हैं भाई? तो पहला आता है क्या? ब्लीडिंग फेज, या जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं, ठीक है। पहला ब्लीडिंग फेज, या जिसे और क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, है ना, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। दूसरा जो हमारा फेज आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी, इसके बहुत सारे नाम है, प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी, और इसे क्या बोल सकते हैं? फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, या ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ईस्ट्रोजेनिक फेज, ईस्ट्रोजेनिक फेज, इतने सारे नामों से जाना जाता है दूसरे नंबर के फेज को, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। याद रखेंगे ब्लीडिंग फेज का डे कितना होता है? 1st to 5th, किसी किसी में 6 डेज तक होता है। फिर ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है ये कब तक का होता है? तो डेज, ठीक है। अब ये 6 to 13 डे का होता है ना। उसके बाद फिर 14th डे में हो जाता है ओव्यूलेशन, तो उसको यहाँ पर हम लोग स्टेज में नहीं लिख रहे हैं,
तीसरा स्टेज आता है, तीसरा फेज आता है सिक्रीटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। सिक्रीटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या इसे बेसिकली ल्यूटियल फेज या प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी बोलते हैं। ल्यूटियल फेज और प्रोजेस्टेरोनिक फेज, प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा फेज, और ये जो फेज होता है वो बेसिकली 15 टू 28 डे तक चलता है ये। ठीक है, 15 टू 28 डे तक चलता है। अब चलो हम लोग टेबल के फॉर्म पे पढ़ते हैं अलग अलग फेज को। ब्लीडिंग फेज पढ़ेंगे, फिर फॉलिक्यूलर फेज पढ़ेंगे, फिर ल्यूटियल फेज पढ़ते हैं, है ना। तो टेबल के फॉर्म पे इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, कौन कौन से फेज होते हैं। उसके बाद फिर हार्मोनल चेंजेस क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या चेंज होता है और यूट्रस के अंदर क्या चेंज होता है। तो देखो ये रहा टेबल, है ना। ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई वही बात आ जाती है ना कि आपको किसी भी चीजों को याद रखना है, तो अगर टेबल फॉर्म पे बना लिए ना तो फिर वो अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि थ्योरी हर समय याद नहीं रहता है, बट टेबल आप याद रखने की कोशिश करेंगे ना तो वो याद हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लीडिंग फेज की, है ना। ब्लीडिंग फेज जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। 1 से 5 दिन तक रहता है, मतलब 4 से 5 दिन तक इसका ड्यूरेशन रहता है ना। किसी किसी में 6 दिन तक भी रह सकता है। तो ये रहा फेज, है ना। फिर हार्मोनल चेंजेस की बात करेंगे, ओवेरियन चेंजेस की बात करेंगे, ओवरी में क्या क्या चेंजेस होता है और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्लीडिंग फेज को हम लोग 2 फेज में डिवाइड कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज एंड टर्मिनल स्टेज। तो इनिशियल मतलब शुरुआती दौर पर क्या होता है, जीएनआरएच जो कि हाइपोथैलेमस से निकलेगा, एफएचएच कहाँ से, पिट्यूटरी से, एलएच और वो भी एंटेरियर पिट्यूटरी से, और एलएच सभी एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे, और ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन आर लो। ठीक है, ये सभी अभी इनिशियल फेज में लो हैं, इनका सभी का कॉन्सेंट्रेशन अभी जब ब्लीडिंग फेज हो रहा है तो इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, लो है। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे आगे। उसके बाद फिर ओवेरियन चेंजेस क्या होता है इस दौरान, ओवरी में क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकन्स। मतलब बेसिकली पिछला जो फेज था, पिछला जो साइकिल था, उसमें जो कार्पस ल्यूटियम बना था उसका डिग्रेडेशन हो रहा है अभी, है ना। कार्पस ल्यूटियम का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, और कार्पस ल्यूटियम जो है डिग्रेड होकर क्या बनता है, कार्पस एल्बिकन्स बनना आता है ना, कार्पस एल्बिकन्स। तो इसकी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इस दौरान यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होता है, तो ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ सेक्स हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फॉर्म्ड इन द यूट्रस विच कॉज आर्टेरियोलर वैसोकॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर यूट्रस में जो आर्टरीज प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन से हार्मोन की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के सेक्स हार्मोन की वजह से। ठीक है, कौन से दौरान हो रहा है ये, इनिशियल फेज में, किसके, ब्लीडिंग फेज के इनिशियल स्टेज में। ठीक है, इट लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, यहां पर स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में क्या हो रहा है भाई, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, दैट रिजल्ट्स इन इट्स डिग्रेडेशन एंड सेपरेशन, डिग्रेडेशन एंड सेपरेशन। मतलब कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है यूट्रस में, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, है ना, उसमें ब्लड का जो सप्लाई है वो कम हो गया है अभी, और उसका डिग्रेडेशन हो रहा है तथा सेपरेशन हो रहा है, मतलब टूट के बाहर आ रहा है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम विच लीड्स टू स्लॉजिंग ऑफ डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू, जिसको स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बोलते हैं। मतलब स्ट्रेटम फंक्शनैलिस किसको बोला जा रहा है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसी को ही स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसी का ब्रेकडाउन होता है किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली विथ ब्लड फ्रॉम यूटेराइन कैविटी थ्रू वेजाइना। तो अब वेजाइना से
ब्लड बाहर आएगा, ठीक है, जो यूट्रस की कैविटी में ब्लड रहता है ना, कौन सा ब्लड, एंडोमेट्रियम लेयर में जो ब्लड रहता है वो टूटकर बाहर आएगा वेजाइना के थ्रू। दिस ब्लीडिंग continues up to 4 to 5 days and clotting does not occur due to presence of fibrinolytic enzyme। तो यहाँ पर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है उस ब्लड में, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसमें क्या नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होता है बेसिकली, है ना, क्लॉट नहीं जम पाता है, थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लड बाहर आता है, ठीक है, और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वही टूटकर बाहर आता है बेसिकली, ठीक है, कहां से, वेजाइना से। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, एवरेज 40 to 80 ml ब्लड लॉस पर साइकिल। एक साइकिल में लगभग 40 से 80 ml ब्लड का लॉस होता है, ठीक है, एक पीरियड साइकिल में, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर टर्मिनल स्टेज की, ठीक है, ये भी ब्लीडिंग फेज का टर्मिनल स्टेज। यहाँ पर GnRH बढ़ा, FSH बढ़ा, LH बढ़ा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब भाई ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का अब नेगेटिव फीडबैक जाएगा क्योंकि उनका जो लेवल है वो लो हो गया है। तो अब LH GnRH बढ़ाएगा जिसकी वजह से FSH और LH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड, कहाँ पर, ओवरी में क्या चेंजेस होगा, तो ओवरी में 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे और सेकेंडरी फॉलिकल बनाने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल अब बनाने का शुरुआत करेंगे। यूटेराइन ब्लीडिंग इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, यहाँ पर यूट्रस में ब्लीडिंग अब धीरे धीरे करके रुक जाता है, ठीक है, जो ब्लड बाहर आ रहा था वो अब धीरे धीरे करके रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग दूसरा हमारा फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव या ईस्ट्रोजेनिक या प्री ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेज आता है फॉलिक्यूलर फेज में इनिशियल स्टेज, उसके बाद फिर टर्मिनल स्टेज। यहाँ पर भी 2 स्टेज पढ़ रहे हैं। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, GnRH बढ़ा हुआ है, FSH बढ़ा है, LH बढ़ा है, ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है। 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे और वहां पर फिर सिर्फ एक टर्सरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, मतलब 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल वो कन्वर्ट हुए 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल में और वो कन्वर्ट होते हैं सिर्फ एक टर्सरी फॉलिकल में। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये हमारे ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, ये प्रोसेस। यूट्रस में क्या होगा, यूटेराइन ब्लीडिंग जो है अभी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर अब बहुत तेजी से ग्रो करेगा, डेवलप होगा अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, मतलब एंडोमेट्रियम की जो सबसे बाहर की लेयर है जो टूट के बाहर निकलती है ना, वो लेयर अब बनना शुरुआत हो जाता है। टर्मिनल स्टेज की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर हार्मोन्स कौन से, PTO, रिफर टू नेक्स्ट पेज। अच्छा ठीक है, अगले पेज में टर्मिनल स्टेज को पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या होता है यहाँ पर अगले पेज में पढ़ेंगे इसको। ओवरी में क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल एक जो है अब मैच्योर टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और यहीं पर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही हमारा जो एग रहता है वो रहेगा, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या होगा, थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल इंक्रीज्ड, मायोमेट्रियम हाइपरट्रॉफी यहाँ पर होने लगेगा, ठीक है, मायोमेट्रियम की जो लेयर है वो बनने लगेगी और यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं तीसरा फेज, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, या जिसको कि हम लोग प्रोजेस्टेरोनिक फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, और ये फिक्स टू 14th डे, मतलब 14 दिन का रहता है ये, ठीक है, मतलब याद रखेंगे ओव्यूलेशन का फेज कौन सा रहता है, 14वां दिन, है ना। 14th डे में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। इसके बाद का जो 14 दिन रहता है वो पूरा ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल फेज में क्या होता है देखते हैं, GnRH, LH तथा FSH आर कंपेरेटिवली लो। अब ये जो GnRH है, FSH है, LH है, इनका कॉन्सेंट्रेशन अभी अब लो हो गया है, और क्या होना है, देन टर्मिनल स्टेज ऑफ फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकुलर फेज के टर्मिनल स्टेज में जितना ज्यादा था इसका कॉन्सेंट्रेशन LH, GnRH और FSH का, उससे कम हो गया है। यहाँ पर रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, किसके अंदर, ओवरी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल अब टूट जाएगा और जिससे कि कार्पस हीमोरेजियम बनेगा,
और कार्पस ह्यूमेराजियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में मैक्सिमम डेवलप्ड ऑन 22nd डे। ठीक है, 22वें दिन में सबसे ज्यादा डेवलप्ड रहता है कौन? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आ जाता है यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहा है, तो मोर सिक्रेटरी ग्लैंडुलर नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। इस स्टेज में जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया है। थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल मैक्सिमम 23rd डे में, मतलब 23वें दिन में एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थिकेंड हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, अब इसका टर्मिनल स्टेज क्या बोलता है भाई? ल्यूटियल फेज का जो टर्मिनल स्टेज है, यहाँ पर इंक्रीज्ड हार्मोन क्या? इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन गिव नेगेटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस तथा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वो नेगेटिव फीडबैक क्या बोलेगा? जीएनआरएच का कॉन्सेंट्रेशन, एलएच का कॉन्सेंट्रेशन लो करो, फर्दर डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना। अब भाई नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है आगे कम होने वाला है। एंड ईस्ट्रोजन ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर इस स्टेज में आकर डिग्रेड हो जाता है और जो हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अब डिक्रीज हो जाए, क्योंकि भाई ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकल रहा था और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था। तो जब उन ग्राफियन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम दोनों का स्ट्रक्चर डिग्रेड हो गया है ना, दोनों डिग्रेड हो गए तो उनसे हार्मोन निकलेंगे कैसे, है ना। तो ये अब यहाँ पर ओवरी में क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम डिग्रेडेशन, कार्पस ल्यूटियम टूट जाएगा और कार्पस ल्यूटियम के डिग्रेड होने के बाद जो टूटा हुआ रप्चर्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। ठीक है, 28th डे में ये काम होना है। 28th डे डज नॉट सिक्रेट एनी हार्मोन। 28th डे में अब भाई पूरा सारा चीज टूट गया है, डिग्रेड हो गया, तो कहां से कोई हार्मोन निकलेगा, है ना। तो 28th डे में कोई भी हार्मोन नहीं निकलता है। साइज ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस डिक्रीजेस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का जो साइज है वो क्या हो जाता है भाई? डिक्रीज हो जाता है ना। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का जो साइज है अभी डिक्रीज हो गया। थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल डिक्रीजेस, मायोमेट्रियल एट्रोफी। अब मायोमेट्रियल एट्रोफी का मतलब यही होना है कि मायोमेट्रियम में अब ब्रेकडाउन होना है। ठीक है, टूटेगा मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस पूरा हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी देखे थे पीटीओ करके, ये देखो यहाँ पर ये वाला स्टेज टर्मिनल स्टेज ऑफ फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव, है ना, या ईस्ट्रोजेनिक फेज जिसको बोलते हैं, या प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ पर क्या क्या होता है सारा चीज हम लोग एक अगले पेज में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस पूरा यहाँ पर हो जाता है देखते हैं। देखो इसको लिखेंगे क्या? टर्मिनल स्टेज ऑफ हार्मोन चेंजेस ऑफ प्री ओव्यूलेटरी फेज। टर्मिनल स्टेज ऑफ हार्मोन चेंजेस ऑफ प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज या जिसको कि फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। फॉलिक्यूलर फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो भाई क्या होना है इस फॉलिक्यूलर फेज में? देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसको ना हम लोग अभी थोड़ा टेबल बनाते, टेबल तो नहीं लेकिन रॉ डायग्राम, ठीक है, बेसिकली रे डायग्राम बोलेंगे, रॉ नहीं बोलेंगे, रे डायग्राम, है ना, चार्ट बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका? ईस्ट्रोजन का। ठीक है, क्या होगा? एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा ईस्ट्रोजन का, है ना। ईस्ट्रोजन एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन का एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन है जो कि नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? जीएनआरएच को। नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक किसको? जीएनआरएच को, है ना। जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक जाना है अभी, जीएनआरएच। अब ये जीएनआरएच क्या कर रहेगा? या तो ये
इंक्रीज करेगा LH का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज करेगा FH का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, GnRH का काम ही वही है। तो यहाँ पर GnRH दो काम करता है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। GnRH जो है दो काम करेगा, इंक्रीज करेगा LH का कॉन्सेंट्रेशन और क्या करेगा वो, इंक्रीज LH। ठीक है, LH इंक्रीज कर रहा है। अब LH इंक्रीज हुआ तो LH सर्ज नाम का चीज होता है यहाँ पर, है ना। ये क्या हुआ था, ओके हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। LH अब इंक्रीज हुआ है तो LH सर्ज नाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि बहुत ज्यादा LH बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग LH सर्ज। ठीक है, तो LH सर्ज, ठीक है, LH सर्ज, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 to 10 फोल्ड्स। ठीक है, 6 to 10 फोल्ड्स मतलब 6 से 10 गुना ज्यादा LH रिलीज हो रहा है। फिर यहां पर आगे क्या होना है भाई, अब LH रिलीज हुआ है तो अब आगे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज बाय थीका तथा जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है वहां से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, LH बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज्ड बाय किससे, थीका, बाय थीका एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, है ना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तथा यहां पर ईस्ट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, लेकिन यहीं पर हम लोग लेफ्ट साइड में FSH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी FSH हाई, FSH FSH बढ़ गया, ये 2 से 3 गुना बढ़ता है, 2 से, इसको हम लोग 2 to 3 फोल्ड्स लिख सकते हैं, है ना, 2 से 3 गुना बढ़ा, FSH सर्ज हुआ यहाँ पर, FSH सर्ज मतलब कि FSH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब क्या होना है, ऊजेनेसिस होगा भाई, FSH ऊजेनेसिस ही तो करवाता है ना, FSH ऊजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, ऊजेनेसिस हुआ, ऊजेनेसिस के बाद, अच्छा ये जो हमारा LH है वो भी ऊजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी ऊजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब ऊजेनेसिस के बाद पहला मियोटिक डिवीजन होगा कहां पर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो यहां पर इसको आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन होगा कब, कहां होगा भाई, कंप्लीटेड इन ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में ये काम होना है भाई, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा यहां पर ना इनहिबिन नाम का जो हार्मोन है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से सिक्रीट होता है। ठीक है, एक और हार्मोन है इनहिबिन, इनहिबिन, इनहिबिन रिलीज्ड बाय मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये क्या करता है, FSH के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने में हेल्प करता है, मतलब नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक साइड को आगे बढ़ाते हैं पहले, है ना। चलो, तो यहां पर हम लोग अभी बात किए थे किसकी, LH की बात किए थे। तो LH जो है आगे क्या किया, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाया। ठीक है, कहां से, थीका इंटरना
थीका से और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से, तथा यहाँ पर ईस्ट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन अभी कम हो गया है। अब ये आगे जाकर ना फिर से दो काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा? दो काम करने वाला है। चलो, है ना। तो देखो क्या क्या दो काम होना है यहाँ पर। पहला तो ये हो जाएगा कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिंथेसिस होगा, जैसे कि कोलेजिनेज एंजाइम हो गया, ठीक है। क्या होगा? तो अब भाई प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया है और ईस्ट्रोजन कम हो गया है अभी, तो क्या होगा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, है ना। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है। यहां पर कोलेजिनेज नाम का जो एंजाइम है वही सिंथेसिस होता है, कोलेजिनेज, ठीक है। कोलेजिनेज एंजाइम उसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का। ये करता क्या है? वीकनिंग ऑफ थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना को क्या कर देता है? वीक कर देता है, वीकनिंग ऑफ थीका एक्सटर्ना, ठीक है। थीका एक्सटर्ना को वीक कर देता है, तथा जो थीका एल्बिगुनिया है ना, उसका डिसरप्शन करा देता है ओवरी में, ठीक है। और क्या करेगा ये? थीका एल्ब्यूगिनिया, थीका एल्बुगिनिया ऑफ ओवरी का क्या कराएगा? डिसरप्शन, थीका एल्बुगिनिया का अभी डिसरप्शन करा देता है, ठीक है। अब इसके बाद भाई डिसरप्शन हो गया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, और जिसको हम लोग ओवेरियन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल का अब रप्चर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ओवेरियन लेयर भी बोलते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने से क्या होगा भाई? सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में चले जाएगा, मतलब यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, क्या? ओव्यूलेशन। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन हुआ, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte बनेगा। मतलब ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ही होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है। और ये oocyte कौन से फेज में रहेगा? याद रखेंगे, मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। फिर अब ये जो ओवम है ये कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलो, तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक साइड की बात की। अब यहाँ पर दूसरे साइड की बात करते हैं। यहाँ पर तो क्या होना है भाई? सिक्रीटरी नेचर, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का सिक्रीटरी नेचर, है ना। सिक्रीटरी नेचर ऑफ मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ठीक है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का सेक्रेटरी नेचर अब क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंट्रल फ्लूइड स्वेलिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बढ़ जाता है। एंट्रल फ्लूइड, एंट्रल फ्लूइड, एंट्रल फ्लूइड तथा स्वेलिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में अब स्वेलिंग हो जाना है। और एंट्रल फ्लूइड, एंट्रल फ्लूइड मतलब बेसिकली हम लोग पढ़े थे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एंट्रम नाम का एक क्या था? एंट्रम नाम का कैविटी बना था, उसी में फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब ग्राफियन फॉलिकल का स्वेल हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल स्वेल हो रहा है भाई, तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर भी तो होगा ना। तो इसके बाद फिर प्रोसेस आ जाता है, कौन सा? ये वाला, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा होता है हमारे एक साइड में, ठीक है।
वैसे ही दूसरे साइड की यहाँ पर बात करते हैं, कौन सा, FSH वाला साइड था। तो हमने यहाँ पर देखा था FSH में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था, है ना, जिसमें मतलब कंप्लीटेड इन ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्या होना है, सेकंड मियोटिक डिवीजन भी होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, ठीक है, सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद क्या होगा भाई यहाँ पर, तो अरेस्ट रह के, मतलब सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन मेटाफेज में अरेस्ट होकर रहता है, अरेस्टेड इन मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज में अरेस्ट होकर रहेगा। अब मेटाफेज में अरेस्ट हो गया, उसके बाद फिर सेकेंडरी ऊ साइड बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी ऊ साइट बनेगा, ठीक है, और ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है ये भी अरेस्ट हो, मतलब यही ही तो मेटाफेज में अरेस्ट होकर रहता है, मेटाफेज, ठीक है। चलो, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कब, टर्मिनल फेज में, यहां पर ये टर्मिनल स्टेज ऑफ फॉलिकुलर फेज, ठीक है, इस फेज की बात हुई थी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि इस डाटा के अनुसार जो सेफ पीरियड मेथड होता है फॉर फैमिली प्लानिंग वो कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि डे 1 से डे 8 तथा डे 20 से डे 28 का टाइम रहता है, वो अगर उस टाइम पे कोइटस इंटरप्टस कोइटस किया जा रहा है, इंसेमिनेशन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे सेफ सेक्स माना जाता है उस टाइम को, ठीक है। चलो, अब हम लोग किससे समझेंगे, डायग्राम से समझते हैं, है ना। तो चलो डायग्राम से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, पूरा जो पीरियड साइकिल है कैसे चलता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलता है कि भाई FSH तथा LH रिलीज कर। अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकुलर फेज में काम करेगा, ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ल्यूटियल फेज में काम करेगा। तो देखो FSH क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर ये ऊपर का जो रीजन है ना, ये पूरा ये ओवरी में होने वाले पूरे फंक्शंस है, और नीचे जो है पूरा क्या है, यूट्रस में होने वाले फंक्शंस है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग लाइन से चलते जाएंगे, है ना। ओवरी में क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रिमोडियल फॉलिकल्स, जो जर्म सेल बनाने वाले सेल्स हैं, है ना, प्रिमोडियल फॉलिकल्स जिसको बोला जा रहा है, जिससे कि ओवम अल्टीमेटली बनेगा। तो प्रिमोडियल फॉलिकल जो है FSH के एक्शन के थ्रू क्या करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और उसके बाद फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, अभी भी FSH ही काम कर रहा है, ठीक है, और फिर वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर ये पूरा ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, हमारा ये रहा एग छोटा सा। अब यहाँ पर देखो LH भी यहाँ पर काम कर रहा है ना ग्राफियन फॉलिकल बनाने में। अब FSH का काम यहाँ तक खत्म हो जाता है, अब ओव्यूलेशन होगा, LH ओव्यूलेशन करवाता है। याद रखेंगे ओव्यूलेशन के दौरान LH का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, LH का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है। अब देखो यहाँ से ये ग्राफियन फॉलिकल था, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर होगा और ओवम जो है बाहर रिलीज होगा। तो अब ओवम के बाहर रिलीज होने के बाद ये जो बचता है इसको बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिक या कॉर्पस हिमोरेजिकस बोलते हैं, ठीक है। ये कॉर्पस हिमोरेजिकस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, है ना, यहां से ओवम अभी निकल गया है। अब प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन यहां से रिलीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम से, याद रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब आगे जाकर ना क्या होता है, डे के अकॉर्डिंग हो रहा है ना ये भी। तो जैसे ही 28 दिन खत्म हो जाता है, फिर 1 से 5 दिन तक ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो खत्म होकर कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम है जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं, है ना। अब यहां पर ये तो पूरा ओवरी में होने वाले फंक्शंस है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये यहां से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ईस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से, लेकिन ईस्ट्रोजन भी कार्पस ल्यूटियम से निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पर यूट्रस में होने वाली क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं, यूट्रस में होने वाली क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो सबसे पहले
ये नीचे डे दिया गया है, फिर स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, देखो नीचे ये बेसिकली लेयर है किसकी, एंडोमेट्रियम की लेयर है। तो एंडोमेट्रियम की जो निचला लेयर होता है उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेटम बेसिलिस, और अपर लेयर जो रहता है, जो फंक्शनल लेयर रहता है, उसको स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो रीजन है ना, ये इस रीजन में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज है, मतलब यहाँ पर 1 से 5 दिन तक पूरा ब्लीडिंग होना है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है। उसके बाद फिर आगे जब हम चलते हैं तो 7 से 9 दिन, जिसको कि प्री ओव्यूलेटरी फेज बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली 13 दिन, 5 से 13 दिन का फेज मान लेते हैं। तो ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें अभी क्या हो रहा है, बेसिकली जो लेयर है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, वो मैच्योर हो रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है उसमें। फिर 14वें दिन में क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है। ये भी 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे रेंज करता है, लेकिन जो आइडियल डे है वो 14th डे है। अब ओव्यूलेशन के बाद आता है सिक्रेटरी फेज। तो देखो सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, पूरा जो लेयर है उसमें ब्लड वेसल, ये सब क्या है भाई, ब्लड वेसल्स बनते जा रहे हैं लेयर में, है ना। क्या हो रहा है, वेस्कुलराइजेशन होते जा रहा है ना। ये पूरा कहाँ पर हो रही है, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के अंदर। उसके बाद जैसे ही 28 दिन खत्म हो जाता है तो ये पूरा लेयर ब्लीडिंग के फॉर्म पे बाहर आ जाता है, जिसको कि मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं अपन, है ना। तो ये पूरा होता है किसमें, ये होता है यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम है जिसके थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर GnRH ये रहा, इस बार थोड़ा कलर रेड रखते हैं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए, है ना। तो ये रहा GnRH, एक सेकंड, हाँ ठीक, GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और वो जाके बोलेगा एंटेरियर पिट्यूटरी को FSH तथा LH रिलीज करने के लिए, है ना, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब यहाँ पर FSH स्टिमुलेट करेगा किसको किसको, ग्रोविंग फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब ओवेरियन फॉलिकल बनेगा जिसको कि ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और ओवरी के अंदर जाकर ये क्या करवाता है भाई, बेसिकली फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड देयर सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। तो ओवेरियन फॉलिकल जिसको कि हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, तो यहीं से ही ईस्ट्रोजन रिलीज होगा आगे, और ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट आगे होते ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वहीं से ही ईस्ट्रोजन तथा इनहिबिन सिक्रीट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ईस्ट्रोजन तथा इनहिबिन ग्राफियन फॉलिकल से ही सिक्रीट होता है। नाउ अगला क्या हो रहा है, ये जो LH है कहां से रिलीज होगा, एंटेरियर पिट्यूटरी से। ये LH ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, LH किस में हेल्प कर रहा है, ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है, और क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है, ये कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, LH कार्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प कर रहा है, और वो FSH जो है बेसिकली इधर ग्राफियन फॉलिकल बनाने में हेल्प कर रहा है ना। तो LH सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही इसका सिक्रीशन होना है भाई, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही सिक्रीट होता है कौन सा, हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है तथा इनहिबिन, ये सब इसके द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होता है, याद रखेंगे, है ना। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर ओवरी से ईस्ट्रोजन निकल रहा है, ओवरी में किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकल रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, रिलैक्सिन कहाँ से निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। इनहिबिन कहाँ से निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम तथा ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, दोनों से निकल रहा है इनहिबिन। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है भाई, ईस्ट्रोजन प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाता है, मेंटेनेंस करवाता है ईस्ट्रोजन। फेमिनाइन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट कराएगा तथा ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी करवाता है कौन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, मतलब बेसिकली फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप कराता है कौन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी ईस्ट्रोजन करवाता है ये। और क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन एनाबोलिज्म, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एनाबोलिज्म मतलब बनना। लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। मॉडरेट लेवल इनहिबिट रिलीज ऑफ GnRH, FSH एंड LH। ठीक है, तो बेसिकली GnRH के रिलीज को, FSH के रिलीज को और LH के रिलीज को ये मॉडरेट लेवल में रोकता है। ठीक है, इनहिबिट करता है मॉडरेटली, एकदम हाई इंटेंसिटी से नहीं, है ना। फिर आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, वर्क्स विद ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के साथ मिलेगा और एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है,
एंडोमेट्रियम की लेयर को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नाउ प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रीट मिल्क, मिल्क सिक्रीशन के लिए भी हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड को, ठीक है। और इनहिबिट रिलीज ऑफ जीएनआरएच एंड एलएच, जीएनआरएच तथा एलएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन, याद रखेंगे। रिलैक्सिन क्या करता है? इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल, तो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो स्मूथ मसल होती है उसको क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है ना, इनहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फोसिस एंड डायलेट यूटेराइन सर्विक्स, तो जब बच्चे की डिलीवरी होते रहती है, लेबर पेन होते रहता है, उस समय वो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है, सर्विक्स जिसे बोलते हैं, वहां वो मतलब सर्विक्स को वो रिलैक्स करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, ताकि बेबी की जो डिलीवरी है वो एकदम अच्छे से आसानी से हो पाए। फिर अगर बात करते हैं इनहिबिन की, तो बेसिकली इनहिबिन क्या करता है? रिलीज ऑफ एफएसएच एंड टू अ लेसर एक्सटेंट एलएच, ठीक है। तो ये इनहिबिन जो है क्या करता है? इनहिबिट करता है एफएसएच तथा एलएच के सिक्रीशन को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। एफएसएच क्या करता है, एलएच क्या करता है, रिलैक्सिन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, पूरा फंक्शन आपको याद रखना है। अब देखो ये जो ग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया हुआ, मतलब एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ग्राफ नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में बेसिकली इस साइड वाई एक्सिस में क्या है? हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस में क्या है? डेज, ठीक है। और ये बेसिकली ग्राफ क्या शो कर रहा है? चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी तथा ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन तथा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उनके कॉन्सेंट्रेशन में कौन कौन से दिन में क्या क्या चेंजेस आता है। तो स्टार्टिंग के जो 6-7 दिन रहता है ना, वहां पर सभी हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा रहता है? लो रहता है। देखो स्टार्टिंग के 6-7 दिन, फिर अचानक से 6वें 7वें दिन के बाद से ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है ना। और फिर वहीं थोड़े दिन बाद अचानक से एकदम एलएच का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है 11वें 12वें दिन में। और 14वें दिन के आसपास ये जो एलएच है और ईस्ट्रोजन है एकदम अपने पीक में रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों धीरे धीरे करके नीचे आते जाते हैं, 16, 17, 18 ऐसे ये एकदम नीचे चले जाते हैं। ये जो हमारा एफएसएच है वो नीचे ही रहेगा, 14वें दिन के आसपास थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे ही रहेगा। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आफ्टर कब काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन देखो ईस्ट्रोजन ई पहले आता है, तो याद रखेंगे ईस्ट्रोजन पहले काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है आगे काम करता है, एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, आपको बस रिकॉल करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, कब कब कौन कौन से हॉर्मोन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये कैसे पॉइंट है भाई? इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिनको आपको ध्यान में रखना है भाई हमेशा, ठीक है। चलो तो अगर हम बात करते हैं ओनली अबाउट 450 ओवा, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ 450 ओवा ही प्रोड्यूस होता है एक ह्यूमन फीमेल के द्वारा ओवर एंटायर स्पैम ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। मतलब पूरे अपने जीवन काल में एक फीमेल जो है सिर्फ और सिर्फ 450 ओवा रिलीज करती है, और ये कब तक चलता है अभी? 40 से 50 ईयर के उम्र तक चलता है, ठीक है, 40 से 50 एज तक चलता है। अगर बात करते हैं रैबिट में, ओव्यूलेशन जो है 12 से 24 घंटे बाद कॉपुलेशन के, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कॉइटस इंटरप्टस हुआ, कॉपुलेशन हुआ, उसके बाद 12 से 24 घंटे बाद ओवम रिलीज होता है। मतलब पहले क्या होना है? कॉइटस इंटरप्टस होगा, कॉपुलेशन होगा, उसके बाद ही रिलीज होगा क्या? ओवा, ठीक है। और वो भी कब? 12 से 24 घंटे बाद, ठीक है। तो जो कॉपुलेशन है वो नेसेसरी होता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ है तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, है ना। तो कॉपुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक। फीमेल इन विच कॉइटस इंडक्शन इज कंपल्सरी फॉर ओव्यूलेशन आर कॉल्ड इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। मतलब ऐसी फीमेल जिसमें ओव्यूलेशन होने के लिए कॉइटस होने की जरूरत है ही, है ना,
कोइटस इंडक्शन की जरूरत है, कोइटस इंटरप्टस मतलब बेसिकली कॉपुलेशन होगा तभी ओवम रिलीज हो रहा है, तो ऐसी फीमेल को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्ट ओव्यूलेटर बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल ओव्यूलेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच। कोइटस इज नॉट नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन, मतलब ह्यूमन में तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन में तो ओवम जो है फीमेल में प्यूबर्टी के दौरान ही जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो बेसिकली ओवम रिलीज होना स्टार्ट हो गया है ना, तो फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जरूरी नहीं है कि कॉपुलेशन होगा तभी ओवम रिलीज होगा, है ना। तो ऐसी फीमेल को क्या बोला जाता है भाई, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर बोला जाता है, ठीक है। नाउ इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, 50 साल तक चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन में, और जिसे कि क्या कहा जाता है, मेनोपॉज, सबसे लास्ट वाला जो पीरियड रहेगा, सबसे लास्ट वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा उसको मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, मतलब बेसिकली ह्यूमन में साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर चल रहे हैं तो मतलब कि वो नॉर्मल फीमेल है ना, और उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल फेज में चल रहा है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कतें नहीं है, शी कैन प्रोड्यूस अ बेबी, ठीक है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब से कब तक, मेनार्की, सबसे पहला जो पीरियड होता है, सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेनार्की बोलते हैं, और सबसे लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोला जाता है क्या, मेनोपॉज। तो मेनार्की से मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है उसी को ही रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक। although most of the follicular cells and the oocytes undergo degradation during follicular atresia, some thecal cells formed from the stroma and located around the follicle persist and become active. These are called interstitial cells. These cells secrete small amount of androgen. तो बेसिकली क्या होता है ना कि अधिकतर जो सेल्स होते हैं ना फीमेल में, प्राइमरी फॉलिकल ज्यादा बनेंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल उससे कम, फिर टर्सरी फॉलिकल, है ना, और फिर ग्राफियन फॉलिकल, ऐसे मतलब बहुत कम सेल्स बचते हैं लास्ट में। लेकिन कुछ जो सेल्स रहते हैं वो हालांकि इनएक्टिव रहते हैं लेकिन बाद में वो एक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, और वहां से कुछ अमाउंट में एंड्रोजन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है। चलो, नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन इज फाउंड इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में ना कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है ना, जब पॉपुलेशन होगा तब बच्चे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ब्रीडिंग सीजन, क्योंकि साल भर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है ना, साल भर ओवम रिलीज हो रहा है, तो कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है ह्यूमन में, ठीक है। यहाँ पर इन एंथेरियन मैमल्स या प्राइमेट को छोड़कर रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ईस्ट्रस साइकिल विच अकर ड्यूरिंग स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन। तो जो एंथेरियन होते हैं, एंथेरियन मैमल है ना, प्राइमेट मतलब ह्यूमन को छोड़कर, और कुछ कुछ डॉग्स वगैरह है उन सबको, मतलब ह्यूमन को छोड़कर बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैमल्स हैं लेकिन उनमें एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ अमीनोरिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऐसी फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंस है उसको बोला जाता है एमिनोरिया, उस प्रोसेस को। नाउ प्रिकोशियस प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन जो है अगर 8 साल से पहले ही या 8 साल के उम्र में आ गया है तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिकोशियस प्यूबर्टी। प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ HCG इन यूरिन प्रेग्नेंट लेडी, इन यूरिन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। मतलब प्रेगनेंसी को टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आजकल जो प्रेगनेंसी किट आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के वाला जो किट होता है वो बेसिकली यूरिन में प्रेजेंट एक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन होता है HCG, उसको डिटेक्ट करता है। मतलब यूरिन में HCG रिलीज होता है तो वो इंडिकेट करता है किस चीज को, कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया, है ना, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन बहुत पेन है तो डिस्मेनोरिया बोला जाता है उसको। मेनोरेजिया क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, a normal menstrual blood loss is 50 to 80 ml, ठीक है, मतलब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लड का लॉस है वो 50 से 80 ml होता है, और ये 100 ml से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मेनोरेजिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अनअल्टर्ड बट द ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस आर इंक्रीज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चल तो रहा है, हर 28 दिन में नहीं मतलब हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है,
लेकिन मेनोरेजिया में क्या होता है कि जो ब्लड का अमाउंट है वो बढ़ गया है, और दूसरा क्या, ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ गया है ना। टाइम बहुत दिन दिन बाद आ रहा है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत दिन बाद बहुत दिन तक चल रहा है, और ब्लड भी उसमें ज़्यादा आने लग रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, मेनोरेजिया। फिर आता है पॉलीमेनोरेजिया। इन पॉलीमेनोरेजिया और इसी को ही और क्या बोला जाता है भाई, एपीमेनोरेजिया। The menstrual cycle is reduced from the normal of 28 days to cycle of 2 to 3 week and remain constant at the increased frequency। ठीक है, मतलब बेसिकली टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है कम हो जाता है। पॉलीमेनोरेजिया में क्या हो जाता है कि 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उससे कम हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है क्या, पॉलीमेनोरेजिया। चलो भाई, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर oocyte के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद आगे और बाकी जो चीज़ें हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। और आपका काम क्या है, आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, अपना जो रिवीजन है वो करते रहना है, प्रॉपर नोट्स बना के चले। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। नीचे नंबर जो दिया हुआ है उसमें कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल वैसे नहीं करेंगे, मैं एक और नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, उसमें कॉल कर सकते हैं आप, है ना। ये पर्सनल मेरा नंबर है 62611144 902। कोई भी डाउट हो रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर लें, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप भी इस नंबर पे कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो रहा है पूछ सकते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।